नमस्कार। अभी बहुत दिन हुए जब एक फिल्म आई जिसमें कहा गया एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिल्में अगर चलती हैं तो केवल एंटरटेनमेंट से चलती हैं और किसी और से नहीं चलती। यहाँ चलने का मतलब ये है कि कितने सारे लोग उसको देखने आ रहे हैं एक कला को, और उससे वो कितना पैसा बना पा रहे हैं। तो ये जो बात थी वो फिल्म उद्योग की थी। लेकिन इससे उलट कुछ फिल्में ऐसी हैं जो पैसे या कॉमोडिटी के लिए नहीं बनती हैं। उससे ऊपर उनमें एक सामर्थ्य होती है जो आपके अंदर कुछ गहरे आनंद या गहरे बदलाव की तरफ आपको मोड़ती हैं। और ऐसी ही फिल्म आज पाथेर पांचाली हमने देखी और बहुत सारी चीजें इसमें महसूस हुई। तो वो कलाएं सर जो इन फिल्मों से इतर जो एंटरटेनमेंट के अलावा सारी कलाएं में एक एंटरटेनमेंट किया करने का एक पक्ष होता है, वो आपको एंटरटेन कर सकती हैं, लेकिन वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी होती हैं। उसमें वो कुछ गहरे तत्व होते हैं जहां से वो चीज आ रही होती है, और आपके गहरे उतरने में इन सारी चीजों की सामर्थ्य होती है। तो सर इन कृतियों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे एक जो नॉर्मल फिल्म बनती है उनसे अलग ये कलाएं हैं। एक तो पहली बात तो ये है, धन्यवाद आप सबका। पहला पहला ये है कि फिल्म को उद्योग की तरह हॉलीवुड ने स्थापित किया था। और ये फिल्म उद्योग स्थापित हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत में। और उसके पीछे विचार ये था कि जब मजदूर लोग फैक्ट्री से निकल के आए तो उनको दिन भर की थकान मिटाने के लिए, और थकान भी मिट जाए और वो अपने दुख दर्द और अपमान जो उनके फैक्ट्री में हुआ है वो भी भूल जाए। तो ये बुनियादी रूप से आप उसको मनोरंजन कहना शब्द ठीक नहीं है, ये आत्मछलना के लिए बनी थी और ये आत्मछलना के लिए ही बनती है। और इसमें आप खुद को छलते हैं, खुद को धोखा देते हैं। और मतलब अभी तो धोखा देने वाले चारों तरफ हैं, सरकारें बनी हुई हैं धोखा देने के लिए। लेकिन तब ये था कि भाई फैक्ट्री में बाहर आएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगे, कुछ विचार करने लगे। तो दो चीज हो सकती थी, या तो अगर ज्यादा विचार करेगा उसको लगेगा कि भाई देखिए हमारे साथ तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं। तो शायद वो कुछ करे। और दूसरा ये भी है कि भाई वो हम दूसरों की जिंदगी देखे तो उसकी भी इच्छा हो कि भाई हमारी क्यों नहीं होना चाहिए ऐसी जिंदगी। वो बहुत 2-3 हजार साल पहले जो ग्रीस में, यूनान में एक आदमी हुए प्लेटो, जिनको हम लोग शायद अफलातून कहते हैं हिंदी में। तो प्लेटो ने एक जगह लिखा है कि घर के नौकर चाकरों को घर का खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उनको अच्छे स्वाद की आदत लग जाती है। तो यूरोप की सभ्यता में जो अमेरिका जिसका उत्कर्ष है, उसके मूल में ये है कि जो गरीब आदमी है उसको रहने सहने की को चरितार्थ करने के रास्ते नहीं होना चाहिए। तो उसको ये ना लगे कि मैं खुद कर लूंगा। तो फिल्मों ने दो काम किया, एक तो उसको बुलावे में रखने का काम करते थे, और दूसरा ये कि आपके संसार बनाने की, आपको एक अच्छा घर बनाने की, अच्छा जीवन जीने की जरूरत ही क्या है। आप 3 घंटे में वैसे ही, 2 घंटे में वैसे ही जी लीजिए। तो एक किस्म की आकांक्षा पूर्ति उससे हो जाती थी, और आत्मछलना तो होती ही थी कि आप अपने को भूले रहते थे। मनोरंजन शब्द जो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा अच्छा शब्द है एक्चुअली। मन का रंजन करना, तो मन का रंजन तो उथली चीज से हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो कुछ एक ऐसी चीज ही चाहिए जो आपके मन में ठहरे। मैं अक्सर ये सोचता रहता हूं कि मन के लिए
का जो लक्षण है वो ये कि वो भागता रहता है, चंचल, वो कहते हैं साहब मन की तरह चंचल है। ये क्या खोज रहा है? दरअसल तो ये अपने होने का सत्य खोज रहा है ना, कि मैं हूं कौन। मन भाग रहा है यहाँ वहां, मिल नहीं रहा उसको कुछ ठिकाना। तो मन का रंजन वो चीजें करती हैं जो उसको थोड़ी देर रोक लेती हैं खुद में। लेकिन ये जो हॉलीवुड की फिल्म है या हमारे यहाँ जो फिल्म बनती है बम्बई या ज्यादातर, ये तो मन आत्मछलना के लिए है। दूसरा, आपको ऐसा महसूस हो कि आपका सपना पूरा हो गया। आप सोचिए ना कि लोग एक्टर्स के पीछे क्यों भागते हैं। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात लगती रही लंबे समय तक, लेकिन किसी भी कर्म को बेवकूफी कह के टालना नहीं चाहिए, उसमें सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं अपना, कि मेरे बगल में एक बम्बई की फिल्म का एक्टर बैठा हुआ था हवाई अड्डे पे, तो बिल्कुल सट के ही बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं क्यों देखता उसकी तरफ, और जब मुझे दिखा तो मुझे लगा ये पहचाना हुआ था है कुछ। मैं बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ, होगा कोई शायद। और वो कोई ऋषि कपूर नाम का एक्टर था, और वो चकित होके देख रहा था कि एक ऐसा बेवकूफ आदमी हमको नहीं पहचाना। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने ज्यादातर लोगों के, मध्यवर्गीय लोगों के सपने को साकार किया है। ऋषि कपूर के फिल्म में ऋषि कपूर नहीं रहता है, आप रहते हैं। तो आप उसको देख के वो सारा सपना जीने लगते हैं, शुरू कर देते हैं जीना, और उनको आदत भी पड़ जाती है एक्टर्स को। तो बड़ा चकित होते हैं ऐसे में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनको देख नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है। तो इसको आप ये कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री बन उद्योग था, ये शुरू से भारत में ये देर से उद्योग बना है। शुरू में दादा साहब फाल्के फिल्म बनाते थे, तो वो फिल्म बनाने की मतलब कुछ रचने के उद्देश्य से बनाते थे। पैसा उतना नहीं था उनका लक्ष्य, और ना हमारे यहाँ ऐसी मजदूर इतने बड़ी संख्या में थे जिनको भ्रम में डालने के लिए फिल्में बनाने की जरूरत पड़ती। लेकिन उनको लगा कि कोई एक नई चीज है, और फिल्म में एक जादू तो है, और वो ये है कि ये पहली बार मनुष्य के इतिहास में हुआ कि एक इमेज, एक छवि, ये चलती हुई है। इसका पहला जो लुमेर बंधु थे, लुमेर ब्रदर्स फ्रांस के, उन्होंने एक फिल्म बनाई जो पहली फिल्म मानी जाती। उसमें उन्होंने क्या किया, एक रेलगाड़ी है वो ऐसे आ रही है सामने से, और कैमरा उन्होंने सामने रख दिया, और ऐसे रेलगाड़ी आ रही है। जब पहली बार ये दर्शकों ने दृश्य देखा, पूरा हॉल खाली हो गया, भाग गए, क्योंकि उनके अपने इतिहास में मनुष्यों के कभी ऐसी छवि उन्होंने देखी ही नहीं कि एक एकदम, तो उनको लगा ये वही है। तो फिल्म में ये जादू है कि वो पूरी तरह काल्पनिक होते हुए भी पूरी तरह वास्तविक होती है, और ये जो दोनों चीजों का साथ रहना है, ये फिल्म के अंदर का जादू है। इसी का उपयोग जब बाजार में किया जाता है तो कमर्शियल फिल्म बनती है, उद्योग बनता है, उससे आत्मछलना के लिए बनती है। और जब सत्यजीत रे बनाते हैं, या रुसेलिनी बनाते हैं, या फेलिनी बनाते हैं, या ऋत्विक घटक बनाते, तो आप उसके भीतर अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं देखते, बल्कि अपने को समझने के प्रयास में लग जाते हैं। ये बुनियादी रूप से दो फर्क है। एक में आप कह लीजिए कि आत्मशोधन के लिए है, खुद को समझने जानने के लिए, और एक आत्मछलना के लिए है। तो इसको ऐसे कहेंगे कि एक तरीके से सस्ती मनोरंजक अफीम दे दी गई है जो आजकल की जो फिल्में आती हैं, ताकि लोग अपने आप को उस थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाएं। तो भूलने के कई माध्यम हम यूज करते हैं, कभी शराब हो सकती है, कभी फिल्म हो सकती है, कभी हम घूमने जा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इन सब चीजों की गति बहुत ज्यादा है, और ये गति इसलिए होती है कि आप एक व्यक्ति हो से छोड़कर एक कंज्यूमर में कन्वर्ट हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आज हमने फिल्म देखी पाथेर पांचाली,
तो ये आपकी गतियों को रोकते हैं जो भीतर की, मुझे ऐसा लगा। और ये फिल्म ये भी दिखाती है कि आपकी दुनिया के अलावा बहुत सारी दुनिया आपके साथ चलती रहती है। वहाँ एक परिवार है, जैसे फिल्म में हमने देखा, तो एक बहुत बूढ़ी औरत जो इंदिरा ठाकुरन है वो है। फिर एक दूसरा जो मतलब उन्हीं का एक परिवार है जो बहू और आसपास है। फिर वहां अगर हम ध्यान देंगे तो एक बिल्ली और कुत्ते का भी परिवार है, और साथ में आसपास जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो भी हैं। तो ये जो समग्रता में जीवन दिखाने की जो आर्ट है, कहें इसको, इस पर सब थोड़ा प्रकाश डालिए, क्यों देखना जरूरी है। ऐसा है, देखो ये एक तो फिल्म का जो अफीम वाला है ना, ये रूपक मार्क्स ने इस्तेमाल किया था धर्म के लिए। ओके। और वो गलत किया था। फिल्म के लिए शायद कर सकते होंगे, उसको छोड़ देते हैं। एक तो पाथिर पांचाली जब 1955 में बनी, तब तक भारतीयों को वैसी फिल्म देखने का बहुत अभ्यास नहीं था। सत्यजीत रे यूरोप की इटली का न्यू रियलिज्म जिसको कहते थे, नया यथार्थवाद, उससे बड़े प्रभावित थे। और उसका आधार ये था कि जब मुसोलिनी का जो इटली था, मुसोलिनी फैशिस्ट थे, तो जो भी तानाशाह होता है उसका जो मास मीडिया होता है, फिल्में भी होती हैं, उसमें वो झूठ प्रसारित होता है पूरे वक्त। तो आप एक किस्म के झूठ में रहते हैं। तो 8-10 साल तक इटली के लोगों ने स्क्रीन पे सिर्फ झूठ देखा था। जैसे आप शाम को रिपब्लिक टेलीविजन देख रहे हो, या ये सारा पाखंड देख रहे हैं, झूठ देख रहे हैं। उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि लोग बेरोजगार हैं, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि देश भर से क्या रहा, नौकरियां छूट रही हैं लोगों की। तो एक तरह का झूठ रचा जाता है। ये रचा गया था मुसोलिनी के, हिटलर की दुनिया में, स्टालिन की दुनिया में। और आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि स्टालिन ने के चित्रकारों ने उस वक्त रूस के स्टालिन के लेके पूरा एक आर्ट गैलरी भरी थी, जिसमें सोवियत यूनियन को महान बताया गया था कि हर चीज महान है। और उसके अंत में स्टालिन की फोटो लगी थी, और उसके बारे में यह था कि ये सब महान है और उनको महान इन्होंने बनाया है। हमारे यहां भी अभी 1-2 दिन पहले नेशनल आर्ट गैलरी में एक शो हुआ, जिसमें चित्रकार मन की बात पे चित्र बना रहे हैं। ये फिल्म के अंदर जब इटली में ये काल खत्म हुआ, और ये काल खत्म होते मनुष्यता झूठ बहुत देर तक नहीं सह सकती, तो जब खत्म हुआ तो उन्होंने कैमरा साधारण चीजों पे लगाया। लोगों ने देखा ही नहीं था उसको। सिनेमा हॉल में एक बिल्ली आ रही है, एक साइकिल जा रही है, एक लड़की तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए सड़क पे आ गई, एक नौकरी के लिए लाइनें लगी हुई हैं। ये जब लोगों ने फिल्म में देखा तो लोगों को अपनी दुनिया की वास्तविकता से सामना हुआ कि हमारी ये गति हो गई, हम यहां आ गए। इसी से सत्यजीत रे ने प्रेरणा ली थी उस वक्त। हालांकि हमारे देश में उस वक्त ये हाल नहीं था, लेकिन हमारे देश में तो सिनेमा भी नहीं था उतना बड़ा। और फिर जो रे की खूबसूरती है, जो कि न्यू रियलिज्म में भी थी, वो ये है कि अपनी चरम विपन्नता, गरीबी में भी जो एक मानवीय तत्व है वो नहीं जाता आदमी के अंदर से। अब देखिए, वो जब बूढ़ी स्त्री, उसके घर में कुछ नहीं है, ये दुर्गा की जो मां है, उसको अपना घर चलाना है, और जब वो बाहर जाती है बूढ़ी औरत, तो उसके चेहरा आप देखिए कि वो कर नहीं पा रही है। कितनी वेदना है उसके चेहरे, कितनी करुणा है उसके चेहरे। आप देखें, इसमें कोई विलन नहीं है इस फिल्म में। आप किसी को विलन नहीं कह सकते, ना वो आदमी जो बाहर गया, ना दुर्गा तो बिल्कुल ही नहीं है, और जितने भी चरित्र हैं, ना बूढ़ी मां, ना कोई नहीं, इसमें एक भी विलन नहीं है।
क्यों नहीं है विलन? क्योंकि एक भी विलन हो ही नहीं सकता। ये भारत की खास बात है। वो रामायण में भी वो रावण को जब बोलते हैं तो बोलते था वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। 10 सिर इसीलिए थे ना कि आपके कुछ ज्यादा ही ज्ञान था। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शायद कुछ होते होंगे। अब तो भारत में ऐसे 10 सिर वाले ज्ञानी भी बचे नहीं, पहले होते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब तो हमारे ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं है, तो नकली ज्ञानी है। तो वो 10 सिर, उसके बारे में भी कुछ बताते, भाई इतनी शक्ति थी, इसमें इतनी अच्छाइयां थी। और फिर एक इसकी व्याख्या रावण की है कि वो मोक्ष पाना चाहता, और मोक्ष के लिए राम के हाथों मरना जरूरी था, इसलिए सीता हरण किया है वगैरह। यानी इस देश में अब तक, अब नहीं, पिछले 40 साल से 30 साल से नहीं, हम लोग अब खलनायक बनाने वाले देश हैं। ये हमारी सभ्यता में कहीं नहीं था। यहां कोई खलनायक, आप मुझे महाभारत में बता दीजिए कि कौन खलनायक है। अगर दुर्योधन खलनायक है तो युधिष्ठिर से पहले स्वर्ग क्यों नहीं चला गया? स्वर्ग क्यों चला गया? अब उसको वो कहता है से पूछने पर कृष्ण से कि कृष्ण, ये नहीं कि मुझे धर्म के विषय में पता नहीं है, धर्म एंड एथिक्स, लेकिन मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं है और धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्या बात। इसका मतलब वो जो भी कर रहा है वो एक किस्म की मूवमेंट ऑफ टाइम, समय के बहाव में कर रहा है। इसलिए विलन का कोई विचार भारत में नहीं रहा है। अगर होता तो हम इतनी समावेशी सभ्यता नहीं होते। आप इस फिल्म में हर एक को विलन बना सकते हैं अगर आप उस पे बाकी चीजें भुला के लिखें, जैसे हम लोग बना रहे हैं आजकल। जब हम ये कहते हैं इस देश में कि फलाने जी ने इतना नुकसान कर दिया, तो हम भूल जाते हैं कि पार्टीशन के वक्त कितने लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी। हम सबको याद रखेंगे तो कोई खलनायक नहीं बनेगा, क्योंकि खलनायक नहीं होता है। खलनायक केवल एक सैन्य सभ्यता में होता है, एक मिलिट्री सिविलाइजेशन में होता है। भारत जैसी गैर सैन्य सभ्यता में नहीं होता। यही मैं सोच रहा था फिल्म देखते समय कि आप दुर्गा की मां के बारे में ये लिख दीजिए कि उन्होंने बूढ़ी स्त्री को घर से बाहर कर दिया, वो विलन दिखने लगेगी। वो आदमी बाहर चला गया पैसे कमाने, ये भूल के कि उसकी छोटी बेटी, बच्चा और पत्नी, वो विलन हो जाए। ऐसा कोई नहीं है इस फिल्म में जिसको खलनायक ना बनाया जा सके। खूबसूरती इस बात की है कि आप उसमें करुणा देखें जो सत्यजीत रे ने देखी। छोटी छोटी सी जो डिटेल्स हैं, आप देखिए, छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं। वो मृत्यु इतनी सहज पहले कि वो बूढ़ी मां बैठी है वो और उससे खेल रही है लड़की, एक्चुअली तो वो मौत से खेल रही है जो बाद में घटने वाली है। नाट्यशास्त्र में इसको कहते साहब ये बीज डल गया मौत का। वो मृत्यु से खेल रही, शी वाज प्लेइंग विद डेथ, और वो डेथ उसको मिलने वाली है आगे। इसमें इसी सीन पर आएंगे जो इंदिर ठाकुरन वाला है, तो सबसे जो मेरे लिए वो बड़ा अहम किरदार रहा। तो एक तो ये है कि वो छोटी छोटी चीजों में जीवन में के अंतिम पड़ाव पे है, और जब अपू का बर्थ होता है तो उस समय वो वापस आ जाती है, और जो उसके चेहरे पे जो भाव है, मतलब एक तरफ जीवन का एक छोर है जो मृत्यु के बिल्कुल करीब है, और एक तरफ जीवन आने वाला है, उसका उल्लास जो देखते हुए है। दूसरा पक्ष ये है कि जब उसके जन्म के बाद जब वो उसको झूला झुला रही है, तो एक तरीके से जो बिल्कुल मृत्यु के पास है, जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, वो जीवन को, उस उल्लास को जी रहे हैं। उसकी छोटी छोटी चीजों में जो टेस्ट को लेके या जीवन से जुड़े होने का एक पक्ष तो है ही, लेकिन सबसे जो मजेदार सीन है जब वो रात में भजन गा रही हैं, हरी दिन तो गेलो संध्या होलो पार करो हमारी। तो हे ईश्वर, दिन तो गुजर चुका है, शाम आ चुकी है, तो ये शाम जब आ चुकी है तो अब मुझे इस जीवन के जो झंझट है इससे पार करिए। तो जब बूढ़े होने पर ये भाव क्या है, जीवन से जुड़े भी हैं, और दूसरी तरफ ये भान भी है कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से हमें पार होना है।
पहली बात तो ये है कि जब तक आदमी जीवित है वो जीवित है। ये हमारे आधुनिक भारतीय आधुनिक मनुष्य की और यूरोप की भी ये इतनी अश्लील धारणा है कि मृत्यु के करीब मनुष्य कम मनुष्य होता है। इस सभ्यता में बच्चों और बूढ़ों के लिए कोई स्थान नहीं। और आज नहीं, मैंने यूरोप में पेरिस की सड़कों पे बूढ़े लोगों को अकेले बैठे देखा है। हमको ये लगने लगा है कि ज्ञान वो गूगल नाम के घटिया सा वो है सर्च इंजन, उसमें होता है। कोई ज्ञान नहीं बनता अगर वो अनुभव की आंच में तपा नहीं। उसका कोई अर्थ नहीं उस ज्ञान का, वो रिडंडेंट बेकार का ज्ञान है। और ये मैं बोल रहा हूं, जो आपके आसपास के अनेक इलाके वगैरह जोड़ लीजिए, लोग नहीं मिलेंगे, मैंने इतना पढ़ा है। लेकिन एक किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठ के जो आप सुनते हैं, जो उससे जानते हैं, वो इन सब पे भारी है, इन सब पे भारी है। और जब तक जीवन है उसमें सारी चीजें, आकांक्षा है, करुणा है, चिंतन है, सब है। ये सोचना कि मृत्यु के कोई करीब पहुंच गया तो ये कमतर है। अब ये जो अश्लीलता है, ये आप देखेंगे इस फिल्म में कितनी करुणा सबके लिए, उस बूढ़ी स्त्री के लिए वो जाती, और वो जा ऐसे रही है जैसे आपने देखा होगा जो चाल है वो बगुले की चाल है। और कितनी बड़ी एक विडंबना है कि बूढ़ी स्त्री बगुले की चाल, क्योंकि बगुले की खास बात यह है कि वो अपने जीवन के लिए सडली वो मछली पकड़ता है। वो खास चाल है रे साहब ने, सत्यजीत रे ने उसके लिए सोची थी। वो यूं ही नहीं है, वो स्त्री वैसे नहीं चलती है। तो उसमें ये सारे संकेत आपको फिल्म को देखते समय पढ़ने, ये जो फिल्में होती हैं ये इसीलिए समृद्ध हैं बहुत, इनमें बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं और वो जीवित है। और ये समय आ गया 1955 में ये बनी है, ये मध्यवर्ग उभर रहा है भारत में। और गरीबी, जो अंग्रेज हमारी आर्थिक व्यवस्था को छोड़ गए थे, वो इतनी भयानक थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज बेवकूफ की तरह हम बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ 70 साल से, ये इतना अश्लील वाक्य है, एक पूरी जनरेशंस का अपमान है। कितनी मेहनत की है भारतीयों ने, थोड़ा बहुत आमदनी हो सके। आपको पता है वो जो आदमी नौकरी के लिए जा रहा है, पुजारी, वो नाटककार है, वो लेखक है। मैं भी लेखक हूं, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा जीवन जीना। मैं एक भी लेखक को नहीं जानता पिछले 40 साल में जो ऐसा जीवन जिया हो। और हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये कितना बड़ा आत्मछलना सभ्यता की, कितना झूठ और कितनी अश्लील बात है। और हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ये किस किस्म का देश है जो अपने ही संघर्ष को झुठलाने में लगा हुआ है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सभ्यता नहीं बदलती, उसमें एक निरंतरता होती है। ना पंडित नेहरू अमर थे, ना अब के अमर हैं, ये मरेंगे। ये सभ्यता इन सबसे बड़ी है। गांधी जी जैसे लोग चले गए जो लगभग हमारी दृष्टि में महापुरुष, सच्चे महापुरुष अगर कोई 20वीं शताब्दी में हुआ केवल हो, चले गए। सभ्यता चल रही है। ये इसमें आप देखेंगे कि क्या विपन्नता है उस वक्त भारत की। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब ये फिल्म बनी तो नरगिस ने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था रे के खिलाफ कि ये फिल्म भारत की गरीबी दिखाती है। भारत गरीब है तो आप उसमें पैसा कैसे दिखा सकते हैं? मुझे हिंदुस्तान में जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्टेज पर जाते हैं महंगे कपड़े पहन के, तो मुझे वल्गर लगते हैं कि एक अपेक्षाकृत गरीब देश में आप इतने महंगे कपड़े पहन कैसे सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? वो सत्यजीत रे ये दिखा रहे हैं कि इस विपन्नता में भी
लोगों का एक दूसरे के प्रति सरोकार जो सभ्यता से बना है, इसमें शताब्दियां, हजारों साल लगते हैं ये मूल्य बनने में। ये एक दिन में नहीं बन जाते कि आप आदमी हुआ और उसके अंदर करुणा हो गई, ऐसा नहीं होता। गौतम बुद्ध, उन्होंने ये जो साक्षात्कार किया, आत्मबोध हुआ, उनका करुणा है मूल मनुष्य का। कैसे? वो बुद्ध है उसके पीछे, और है उसके पीछे सभ्यता चली जाए। ये इस अर्थ में सत्यजीत रे, मेरे सत्यजीत रे बहुत पसंद के फिल्म मेकर नहीं है, ये फिल्म मास्टरपीस है। और इसका ये 1935 1929-30 में लिखी थी विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने ये उपन्यास, और अप्रतिम उपन्यासकार था आदमी, छोटे से गांव में रहते थे। और जब ये फिल्म ये बनाई गई तो इसको ऐसे जगह रखा है रे ने कि स्वतंत्र भारत के लोग इसको आजादी के बाद का भारत भी देख सकते। उन्होंने डेट्स नहीं आने दी। और एक ख्याल करिए, अंग्रेजों ने, हम कभी अंग्रेजों की निंदा नहीं करते आजकल, हम मुसलमानों के पीछे पड़े रहते जिन्होंने इतनी समृद्धि दी भारत को। तुमको मालूम नहीं है अगर इतिहास तो तुम्हारा दोष है। अंग्रेजों ने भारत में, चर्चिल ने अपनी अंग्रेजी फौज के लिए बंगाल से सारा अनाज उठा लिया था और बंगाल में अकाल पड़ गया। कोई 20 लाख लोग, 25-30 लाख लोग मरे, कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ तक मरे। इस व्यक्ति ने, चर्चिल ने, जिसको हमारे अंग्रेजी में एमए लोग पढ़ के प्रसन्न होते हैं, ये हमारे देश का हत्यारा है एक तरह से। हम आजकल गाय के बड़े विजिलेंटे बने हुए। गाय काटने का काम अंग्रेजी फौज के लिए होता था, इसका डॉक्यूमेंट्स है और मैंने पढ़े हैं इसलिए बताया, इस पर किताब छपी है पूरी। मुसलमानों को काटने के लिए बुलाया जाता था, उन्होंने कभी नहीं खाया। हमें कुछ पता नहीं है, हमको कोई कुछ भी बोल देता हम मान लेते, हम पढ़ते ही नहीं है। हम निरक्षर देश है, जो एमए करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, जो भी डिग्रियां होती हैं मुझे तो पता भी नहीं कितनी होती हैं। मुझे तो पहले दिन से मालूम था कि फिजूल है, हमें कुछ पता नहीं है, हम जानते कुछ नहीं है। कोई बता देता हमको, हम उस पर चलने लगते। महारानी को 1890 में चिट्ठी लिखी है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हिंदुस्तान में जो भारत के मामले देखता था, उसे चिट्ठी लिखी है महारानी को कि गोरक्षा आंदोलन चल रहा है भारत में। ये साफ समझ लीजिए कि आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है, हमें इसको मोड़ना है ताकि ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ना रह के मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। अंग्रेजों ने इसको मोड़ दिया, हमने मोड़ने दिया। हमारी तो मतलब मुझे कई बार लगता है मैं कहां सिर फोड़ दूं इस परम मूर्ख देश में रहते। आधुनिक भारत, पारंपरिक भारत नहीं। सत्यजीत रे उस विपन्नता को जो हम हो गए थे अंग्रेजों के शासन के दौरान, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर घट चुकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी उन्होंने विभूति बाबू, लेकिन ये रे ने उसमें समेट लिया था कि हमारे गांव, और हमारे गांव बहुत संपन्न थे भारत के। वो संपन्नता जो थी रही है भारत में, आखिर हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है दुनिया में। ये यूरोप में मैं आपको बताऊं 1848 में आलू की खेती विफल हो गई, आलू की खेती डूब गई। 15 लाख आयरिश लोगों को अमेरिका भागना पड़ा। वो जो माफिया आयरिश है इन्हीं में से कुछ लोगों का बनाया। आप मुझे भारत में तो राजस्थान से कभी इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ जब तक भारतीय व्यवस्थाएं पानी की इकट्ठा करने की वहां चलती रही। हम तो यूरोप के दीवाने हुए हैं। हमको तो एक और यूरोप, ये मध्य प्रदेश का एक मुख्यमंत्री थे पुराने, अब तो मर गए बेचारे, बहुत मूर्ख थे वो भारत को, भोपाल को पेरिस बना रहे थे। आपको क्यों बनाना है भोपाल को पेरिस? मैं पेरिस गया हूं, 18 बार गया हूं, 15 बार गया होगा। मुझे भोपाल ज्यादा सुंदर लगता है पेरिस। और पेरिस में अगर कोई चीज है पेरिस बनाने लायक तो वहां नागरिकों की आवाज है, वहां कोई पुलिस वाला किसी को रोक नहीं सकता चलते चलते। वो तो हम करेंगे नहीं।
हम बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेरिस की, क्यों? इससे ज्यादा गुलामी और क्या हो सकती है? रे की इस फिल्म में नरगिस को जो चीज नहीं दिखी वो इस गरीबी में मूल्यों की संपन्नता, लोगों के एक दूसरे के प्रति कितना आदर, अपनी तकलीफें सह रहे हैं सारे लोग, लेकिन वो अंत में वो औरत जो वहां की फ्यूडल जैसी है, रईस है, वो आम लेके आती है। और ये ऐसा नहीं कि अचानक उसको लगा, उसको तब भी लगा है। इस आम के बीज उसी क्षण पड़ गए थे। ये एक गांव की जिंदगी भारत में रही है, उसकी कुछ चीजें बाकी, फिर गांव विपन्न हो गए, हमने गांव फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम चले गए, अब तो हम सुपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो स्मार्ट सिटी बनाते हैं। तो अब वो पूरे गांव की, और वो गांधी जी जब कह रहे थे कि हमें गांव महत्व का, तो गांव के मूल नहीं कह रहे थे, मूल यही है जो इस फिल्म में दिखते हैं और बड़े महत्व के हैं। छोटी छोटी बच्चों का एक दूसरे के प्रति लगाव, अब हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन भी दिखा रहे लड़की के प्रति। वो दुर्गा अपने भाई से कहती है कि पिताजी से ले आओ, लेकिन पिताजी का अटैचमेंट दुर्गा के लिए ज्यादा है। ये दोनों चीजें हैं एक साथ चल रही है। आप देखिए छोटी छोटी सी चीजें देखने की हैं। और आप जो कह रहे थे कि क्या से निकलता है, आप अपने जीवन में देख सकते हो। ये फिल्म आपको अपने चारों तरफ का जीवन देखने के लिए आंखें दे देती है, आपकी आंखों से 2-3 पर्दे हटा देती है। कला यही करती है, आपको फ्री करती है। जो आपने देखना बंद कर रखा है उसको आप थोड़ा ज्यादा देखने लगते हैं दुनिया को, इतने तो है। मैं अपने आखिरी सवाल पे आता हूँ। इसका जो दार्शनिक पक्ष जो मुझे लगा, वो पूरी फिल्म को अगर आप देखें तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि बच्चे का पैदा होना, एक बूढ़ी जो लेडी है उसका छोटी छोटी चीजों से जुड़े होने के बाद भी उनकी मृत्यु होना ही है, और फिर दुर्गा जो इसके केंद्र में है फिल्म के, और लास्ट में उसकी भी डेथ होती है। तो ऐसा लगा देख के कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिना कार्य और कारण के होती हैं जीवन में, आप उनके रीजन नहीं ढूंढ पाते। जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं और आपको उनको देखते रहना होता है। तो ये कार्य और कारण के बिना जो जीवन का जो दर्शन है वो इस फिल्म के माध्यम से आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, देख तो दुर्गा शब्द पे ध्यान दो। ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जो हम राइटर्स हैं ना, हम लोग बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का धोखेबाजी करते हैं, हम यूं ही नहीं रखते कोई शब्द। तो दुर्गा जो है वो, ये बंगाल है, ये शाक्तों की जगह, दुर्गा सेंटर में। और दुर्गा की यानी वहां की जो एक आध्यात्मिक परंपरा है उसकी गत है। दुर्गा उस पूरे बंगाल की जो लड़कियां ही नहीं, ये जो डिवाइन है बंगाल में, उसकी बिगड़ती हुई हालत है। और बुखार से मरती है वो। दुर्गा में तेज होता है। दुर्गा के खत्म होने से पहले उसका तेज निकल रहा है, बिजली चमकती है। वो दुर्गा उस वक्त दुर्गा नहीं, मां दुर्गा है, जिसको हम नहीं बचा पाए। हम कौन? हम जो हमारी भीतरी आकांक्षाएं, हम उस दुर्गा को सबके बावजूद जीवित नहीं रख पा रहे। इट्स डेथ ऑफ गॉडेस। यानी एक आस्था का विलय हो रहा है उस क्षण, आस्था टूट रही है, वो है दुर्गा वहां। और मतलब ऐसी अवस्था में देश संसार पहुंच गया है जहां आप जो कह रहे हैं बिना कारण के, जहां सारी चीजें कार्य कारण में फंस गई, जहां आस्था का कोई अर्थ नहीं बचा है, जहां खुद दुर्गा को जीवित रहने के लिए पानी की पट्टी की जरूरत है। तो ये एक बड़ी घटना उसमें होती है और सब उजाड़ होता है। जब देवी जा रही है वहां से, तो उसका आप याद करें, जब दुर्गा को सिराया जाता है तो सारा आप देख लीजिए, उसमें समानांतर है। एक छोटी सी चीज से उन्होंने पूरा एक घटना, ये द इवेंट है इस फिल्म में, तो कहते हैं ना
इवेंट जिसके बहुत सारे दार्शनिक आशय होते हैं। तो ये जो दुर्गा की मृत्यु है, ये बड़ा भारी, जिसको फिलॉसफी में, यूरोप की फिलॉसफी में इवेंट कहते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो घटती चलती है। ये आस्था का प्रश्न है। ऐसी गरीबी में आस्था कहां रहे? ऐसी विपन्नता में, ऐसी भयानक स्थिति में क्या आस्था रह सकती है? ये प्रश्न है। लेकिन दिया आखिर तक जलता है। दुर्गा की भले ईश्वर में आस्था भले ना बची हो, कुछ है जिसमें आस्था बाकी। ये इस फिल्म में अगर आप बहुत, तो एक तो मानवीय जीवन में करुणा का विस्तार कितना है, और उसमें आस्था की हमारी जो स्थिति है उस पर विचार के लिए ये आपको आमंत्रित करती है। मेरी तरफ से तो सवाल हो चुके हैं, तो और अब मत पूछिए, अब हम थक गए। किसी को मौका दिया जाए सर, आग्रह रहेगा सो दैट के मतलब बहुत सारे क्या आपसे बातचीत में सवाल तो जन्मते ही हैं साथ में, और यही आपकी बातचीत के साथ एक जादू है। कोई अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, सवालों के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। पूछे तो अच्छा, ना पूछे तो और अच्छा। या फिर कभी रखिए, एकदम नहीं होता। इतनी सुंदर फिल्म हमने देखी। एक्चुअली ये आपको ना, मैं आपको बताऊं, आप एक अगला ऐसा करिए और सब पार्टिसिपेट करें उसमें। एक स्क्रीन लीजिए और एक वीडियोस्कोप लीजिए, उसमें प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जो पात्र हैं उन पर लाइट जो पड़ती है ना, सूरज की रोशनी, वो बहुत सुंदर है। और शेड्स और लाइट, अगर आप उसको पूरे उसमें देखेंगे, इसकी जगह और उसमें देखेंगे, तो आपको वो लाइट का, क्योंकि फिल्म प्रकाश के बारे में है। आप लाइट हटा दीजिए, फिल्म खत्म। इस सारा जादू प्रकाश पे होता है। इतनी करुणा, इतना रस, इतना जो कुछ भी है, तो आप वो स्क्रीन का करके, और इसमें ये पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, कैसे शामिल हो सब लोग, उसको, उसके लिए धन जुटाएं मिलके, फिर खरीदिए। ये आप अकेले करते रहेंगे, ये चलेगा नहीं। आपका तो करिए, बाद में कभी मिलते हैं। ठीक है सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं बाहर खड़े कर